अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल अपनी जगह, लेकिन बहुत सी मामलात ऐसे हैं कि जिनकी एक मतवाज़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और उनका पाकिस्तान के साथ बराह रास्त ताल्लुक़ है, और ज़ाहिर है कि उसके असरात जो हैं आम आदमी से लेके ऊपर तक और मुल्क की जो इक़्तिसादी सूरत हाल है उस पर पड़ने हैं। इस वक्त वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब वाशिंगटन में हैं और ज़ाहिर है IMF के साथ $1 बिलियन की ट्रांच के हवाले से उनके तकनीकी मुज़ाकरात जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। वो ये बात वहाँ पर कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत जो है उसको अफ़गान जंग की वजह से नुकसान पहुँचा और कोरोना के अपने असरात जो हैं उसके ऊपर मुरतब हुए हैं। वो आप इस बात का तज़किरा भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो 5% के हिसाब से आगे बढ़ सकती है। वो ये बात भी कह रहे हैं कि 2008 में जब मौजूदा वज़ीर आज़म ने ऐलान हुकूमत संभाला तो मईशत बहरान में थी और इमरान ख़ान ने तमाम मुश्किल फ़ैसले जो हैं वो किए हैं। लेकिन अगर हम ज़मीनी हक़ाइक़ को देखें तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उभर कर सामने आती हैं। एक तो ये है कि अगर आपकी मईशत ग्रो करे तो फिर बहुत सारे रवैयों का उस तरीके से इजहार नहीं होता जिस तरीके से हो रहा है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी जो है वो जारी है। इसके साथ साथ महंगाई का जो सिलसिला है और अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में जो इजाफ़ा है वो फूड सिक्योरिटी की एक सूरत हाल में उभर कर सामने आ रहा है। इसके साथ साथ ये भी देखना है कि पेट्रोलियम प्राइसेस हैं, बिजली की कीमतें हैं, गैस की कीमतें हैं। ज़ाहिर है IMF की अब शराइत जो हैं वो अपनी जगह के ऊपर हैं और वो इसका तकाज़ा भी कर रहे हैं। और अब शौकत तरीन साहब जो हैं वो इस हद तक तो आए हैं कि बिजली की कीमतें जो हैं वो यकलख्त नहीं बढ़ाई जाएंगी, यानी एकदम उनमें इजाफ़ा नहीं किया जाएगा। हाँ, किस्तवार इजाफ़ा जो है वो हो सकता है। कहने का मतलब यही है कि अवाम जो है वो इस सूरत हाल के लिए तैयार रहें। पाकिस्तान की मईशत का पहिया जो है वो ज़ाहिर है कि उस बरकरफ्तारी के साथ नहीं घूम रहा है जिसके नतीजे में लोगों की आमदन जो है उसमें इजाफ़ा हो सके, हमारा रुपया इतनी क़ुव्वत पकड़ सके कि जब हम ये कहते हैं कि दुनिया भर में कीमतें बढ़ गई हैं तो फिर उसका उनकी करेंसी से जब मुकाबला होता है तो उनकी करेंसी उस बात की इजाज़त देती है कि वो एक ज़िंदगी जो है उसको आराम से गुजार सकें। हमारे यहाँ ये मामला जो है इस तरीके से नहीं है, और ज़ाहिर है जब आपकी करेंसी भी कमज़ोर होती चली जाए और आपके सामने जो मामलात हैं वो भी उलझते चले जाएं तो ये एक दो तरफ़ा सह तरफ़ा दबाव नहीं होता, ये एक ऐसा प्रेशर कुकर में इंसान पड़ जाता है कि फिर मसाइल जो हैं वो एक पहाड़ की मानंद दिखाई देने लगते हैं जो इस वक्त लोगों में हिजान की कैफियत जो है वो पैदा कर रहे हैं। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलमान शाह साहब, पाकिस्तान की मईशत को चलाते भी रहे हैं, अभी मुशीर ख़ज़ाना पंजाब हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इशफाक साहब, माहिर माशियात हैं। सलमान शाह साहब, ज़रा आपसे शुरू कर रहा हूँ, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान की मईशत 5% के हिसाब से उसकी शरह नमू होगी, वो ग्रो होगी मौजूदा हालात में, और जो बाकी सारे लवाज़मात हैं उनको देखते हुए आपको दिखाई देता है कि ये मुमकिन है? देखें नदीम, इस वक्त जो इकॉनमी को चैलेंज है ना वो ग्रोथ का चैलेंज नहीं है। इस वक्त हमारे मुल्क पे एक बहुत बड़ा मैसिव एक एक्सटर्नल जिसे कहते हैं इम्पैक्ट आ रहा है, और वो जो इम्पैक्ट है वो दो चीज़ों से आ रहा है। एक एनर्जी प्राइसेस से आ रहा है, ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस, इसको आप एक एक्सटर्नल शॉक कह सकते हैं, इकॉनमी को पड़ रहा है ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस का और ग्लोबल कमोडिटीज़ में, जिसमें फूड कमोडिटीज़ बड़ी हाई हैं। और ये दो आइटम हैं जो हमारे इस वक्त इंपोर्ट बिल को भी ड्राइव कर रहे हैं। तकरीबन आई थिंक कि 25% आपका इंपोर्ट बिल जो है वो एनर्जी ही कर रही है। एंड अनफॉर्चुनेटली हमने इनकॉम्पिटेंस के या करप्शन के हमने जो एनर्जी का निज़ाम बनाया है
वो सारा इंपोर्टेड एनर्जी पे करती है, जिसका मतलब ये है कि अपने आप घर में जब स्विच ऑन करते हैं तो आपका इंपोर्ट मीटर चल पड़ता है, जब आप गाड़ी में घर से निकलते हैं तो इंपोर्ट मीटर चल पड़ता है। हत्ता कि अगर आप स्विच ऑन भी ना करें तो आपका मीटर जो है वो आपका फाइनेंशियल अकाउंट से लीकेज भी होती रहती है बिजली की वजह से। तो ये एक हमारे इकॉनमी में बहुत बड़ी अब अनोमली बन गई है। लेकिन ये जो एक्सटर्नल शॉक है, इसमें इतनी ताकत है कि ये हमारे जो रिजर्व्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, इनको ख़त्म कर सकती है। और हमारे साथ ये एक पहले हुआ था 2006-07 के करीब, जब हमने बेशुमार GDRs किए थे, कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शंस की थी, यूरो बॉन्ड्स किए थे, और हमने अपने रिजर्व्स को बिल्ड अप किया था, और उसी की वजह से हमारी इकॉनमी में खासी ग्रोथ भी आई थी और तेज़ी भी आई थी। अनफॉर्चुनेटली तेल की कीमतें जो उस वक्त जब हमने ये सारे अमल किए थे तो वो तकरीबन $80-90 पे था, और जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो वो $150 पे चले गया। तो वो एक्सटर्नल शॉक एक किस्म का इस वक्त पाकिस्तान फेस कर रहा है। मैं ज़रा इसमें डॉक्टर साहब मैं आता हूँ, ये एक्सटर्नल शॉक की आपने बात की। अब इसमें मेरा एक सवाल है जो मैं डॉक्टर इशफाक साहब से पूछना चाहता हूँ। डॉक्टर इशफाक साहब ये फरमाइएगा, अब हम बहुत सारी, मैं डॉक्टर सलमान शाह साहब से बहस करूँगा, हम बहुत सारी ये तौजीहात अब पेश करना शुरू हो गए हैं कि जी आप पहले अगर 2 रोटियाँ खाते हैं 1 खा लो, अगर पेट्रोल 2 लीटर डलवाते हो 1 लीटर डलवा लो, बच्चों की फ़ीस 1 महीना छोड़ के मतलब ये किस किस्म का हम अब रवैये ये इज़हार है। $150 पे पेट्रोल गया था, आवाम का ख्याल रखा गया था, मैनेजमेंट होती थी इकॉनमी की, और बेसिकली नाम ही मैनेजमेंट का है जब आप स्टेट इकॉनमी रन करते हैं। तो अब ये क्या उफ्ताद आ पड़ी है कि आपका रुपया गिरता चला जा रहा है, आपकी कीमतें जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं, और हम अब जवाब ढूंढना शुरू हो गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये तो जाहिर सी बात है, ये सियासी बातें होती हैं और हम सियासतदान तो नहीं है, इसलिए हम ये सियासी बातें ज्यादा हम करना हमारे लिए इतना मुनासिब भी नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये चीजें जो आज हम देख रहे हैं ना, ये सबको पता था, ये सबको पता था कि ये होने वाला है, क्योंकि हमने पैंडेमिक के जमाने में जो ऑयल की प्राइसेस गिर के $35-36 पे आ गई थी, हमने समझ लिया कि बस यही जिंदगी है हमारी, यही रहेगा आगे चल के। तो वो तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनवायरनमेंट था जिससे हम गुजर रहे थे, इसलिए तेल की कीमतें कम हो गई। तेल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही हैं, उसकी वजह यह है कि हम अब दुनिया की मईशत अब खुल रही है, तो तेल की डिमांड बढ़ रही है। तो हमें तो इसको पहले से प्लान करना चाहिए था कि, और ये ऐसी बात नहीं है कि किसी तो हम बता नहीं रहे थे, हम उस जमाने से बता रहे थे। 3 साल से मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान शुड परसू सेलेक्टिव एंड येट एग्रेसिव इंपोर्ट कंप्लीशन पॉलिसी, लेकिन हम ख्वाब गफलत में सोए हुए थे। अब तेल की कीमतें बढ़नी शुरू हुई हैं, तो तेल का बिल बढ़ रहा है और वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम सामने नजर आ रहा है। लेकिन आप ये देखें कि तेल की कीमत कहां पहुंची है आज, मेरे ख्याल में $70-80 के करीब पहुंची है। यही तेल की कीमत जब $108 था, उस वक्त भी तो हम जिंदा थे आराम से। $108 पाकिस्तान में भी ये $108 पर लीटर बिक रहा था उस वक्त। ये जो अब 122 हो गया है, ये एक्सचेंज रेट की डिप्रिसिएशन की वजह से हुआ है। यानी अगर $80 पेट्रोल की कीमत आज इंटरनेशनल मार्केट में है, तो पाकिस्तान में ये $122 का पड़ रहा है। लेकिन इससे पहले, यही चंद साल पहले की बात कर रहा हूं, कि $108 पर बैरल था तेल की कीमत, और हमारे यहाँ भी तकरीबन $108 में ये बिक रहा था। मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है डॉक्टर साहब। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। इसमें सलमान शाह साहब ये फरमाइएगा कि देखें,
गुजारिश ये है कि मैनेजमेंट की जाती रही, आप लोग भी करते रहे हैं, आपको पता है बीइंग मिनिस्टर ऑफ स्टेट आप ये चीज़ें हैंडल करते रहे हैं। हमें उस वक़्त की पेट्रोल की प्राइसेस भी याद हैं, बीच में जो महंगा होता रहा, आपने जिस $150 की बात की है उस वक़्त की पेट्रोल की कीमतें भी याद हैं। कभी ये उज़र नहीं पेश किया गया था कि चूँकि बैनुल-अक़वामी मार्केट में ये सूरत हाल हो गई है, लिहाजा हमारा जो है वो सिलसिला इस नौइयत का हो गया है कि हमने सारे का सारा प्रेशर जो है हर चीज़ का, ये तो सिर्फ आप पेट्रोल की बात कर रहे हैं, फूड सिक्योरिटी इस वक्त सबसे बड़ा मसला बन गया। नहीं, देखिए ये बात ये है नदीम के हमें हकीकत सामने रखनी चाहिए। हमारे पास जो रिजर्व्स हैं वो तकरीबन 3.5 माह के रिजर्व्स हैं और कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि ये कम से कम 6 माह के पास हम पहुंचाएं और इसको बिल्ड अप करने का ये आइडियल मौका है, क्योंकि इस वक्त ऑयल की जो कीमतें हैं उसकी वजह से हम GDR OGDC का कर सकते हैं, PPL का कर सकते हैं, PSO का कर सकते हैं, BOL का कर सकते हैं, PTCL का भी कर सकते हैं, कैपको का भी कर सकते हैं और हम वो GDRs करके अपने रिजर्व्स में पैसा रख सकते हैं। 2-2.5 बिलियन बड़े आराम से रेज किया जा सकता है, अगले 4 हफ्ते में हम ये काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम ये कर लें 2 LNG के पावर के जो प्राइवेटाइज कर लें तो वो भी हम रिजर्व्स में डाल सकते हैं। इसके साथ साथ एक फाइनेंस मिनिस्ट्री को या सेंट्रल बैंक को एक यूरो बॉन्ड करना चाहिए, $1-2 बिलियन, वो भी हम कर सकते हैं। उससे आपके रिजर्व्स जो हैं ये ज़रा सॉलिड हो जाएंगे, आपकी स्टेबिलिटी आ जाएगी। इसके साथ साथ आपने दूसरी तरफ जो आपके फाइनेंशियल अकाउंट में है उसमें आपने सऊदी अरेबिया से डिफर्ड पेमेंट्स भी मांग ली हैं। ये चीज़ें करेंगे तो आई थिंक कि जो रुपये की वैल्यू है वो ज़रा बेहतर होनी शुरू होगी और इस वक्त जो आपको रुपये का डिवैल्यूएशन का भी इम्पैक्ट आ रहा है और इम्पोर्ट्स का भी इम्पैक्ट आ रहा है वो कदरे कम होगा। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि 2007 से लेके 2013 तक जो ग्रोथ थी वो तकरीबन 2-3% थी, उससे ज़्यादा नहीं उठी थी और इकॉनमी जो है वो एक किस्म की स्टैगफ्लेशन में ही रही थी। उसके बाद 2013 में जब दुनिया की ऑयल प्राइसेस जो हैं $25-30 पे आई हैं तो वो पीरियड 5 साल का एक बड़ा अच्छा पीरियड था जिसमें ये तमाम आप एडजस्टमेंट्स कर सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पीरियड में हमने अपनी फॉसिल फ्यूल की डिपेंडेंस और ज़्यादा बढ़ा दी। 10,000 मेगावाट फॉसिल फ्यूल की हमने कैपेसिटी बढ़ाई जो डॉलरों में हमें पे करनी पड़ती है। तो अब ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी हो गया है कि पहले तो हम अपने रिजर्व्स को प्रिजर्व करें। नंबर 2 हमारा जो एनर्जी सेक्टर है इसमें सबसे पहले मेरा ख्याल है कि जो कि बिल कलेक्ट नहीं करते वो बलूचिस्तान और फाटा में नहीं कलेक्ट कर पाते और बलूचिस्तान के एग्रीकल्चर ट्यूबवेल्स और बलूचिस्तान में वो बिजली लेती हैं लेकिन बिल नहीं देते। तो उनके जो है फाटा और बलूचिस्तान में हमें इमीडिएटली सोलर की तरफ उनको डालना चाहिए ताकि ये नेशनल उसका हो सके। मैं आता हूं डॉक्टर साहब, अब इसमें डॉक्टर इशफाक साहब ये बताइएगा कि अब ये आपको क्या लग रहा है? वो कह रहे हैं कि जी तकनीकी सतह के ऊपर IMF के साथ मामलात मुकम्मल हो गए हैं, अगर हमने कंडीशनैलिटीज़ माननी है जिसका इंडिकेटर दे रहे हैं शौकत तरीन साहब कि हम फौरी तौर पर बिजली की कीमत नहीं बढ़ाएंगे, इसका मतलब यह है कि हम आगे चल के बढ़ाएंगे। जाहिर है कि हमारी करेंसी के ऊपर भी इस वक्त दबाव है और भी बहुत सारी वजूहात हैं। तो जो इक्तिसादी सतह के ऊपर, जो ज़मीनी सतह के ऊपर जो दबाव आएगा, जिस प्रेशर कुकर में हम जा रहे हैं, उस पर हम 5% ग्रोथ का दावा कर सकते हैं? देखिए इस वक्त जो है, जैसे सलमान शाह साहब ने शुरू में कहा था कि हमारा चैलेंज जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट का है, ग्रोथ का नहीं है, तो हमें थोड़ा ग्रोथ को अभी पीछे रख देना चाहिए। अगर हम 3-3.5% ग्रोथ हमें मिल जाए तो हमें खुश हो जाना चाहिए कि चलो अल्लाह का शुक्र है कि इतना हो गया, क्योंकि इस वक्त चैलेंज हमारा है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। हाराकारी बची हुई है वहां पर, करेंसी आपको कोई पता नहीं चल रहा कि किधर जा रहा है। आपके प्राइवेट सेक्टर जो है वो इस वक्त बहुत अनसर्टन सिचुएशन में दाखिल हो गया है। कोई अपना इन्वेस्टमेंट जो है प्लान वगैरह वो करने से पहले सोच रहा है कि पता नहीं एक्सचेंज रेट किधर जाएगा आगे में, इंटरेस्ट रेट किधर जाएगा आगे।
तो वो सब इस वक्त वेट एंड सी के मोड में चले गए हैं। आप इसका जो इम्पैक्ट आप स्टॉक मार्केट में देख रहे हैं कि आपको जो है वो स्टॉक मार्केट को क्या कहते हैं कि सर्किट ब्रेकर वगैरह वो लगाना पड़ रहा है। तो इस वक्त हम एक स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी में चलते हैं, क्योंकि हमारा एक्सचेंज रेट एक फ्री फॉल रेजिम में चला गया है। बिल्कुल किधर जाएगा किसी को कोई पता नहीं है। तो देखिए, अगर फ्री फॉल ही में जाना है एक्सचेंज रेट को, तो व्हाट इज द जॉब ऑफ द सेंट्रल बैंक? मतलब अगर मैं किसी दफ्तर में काम कर रहा हूँ, मेरी एक जिम्मेदारी है कि ये आपने ये करना है, और मैं कहूँ कि जी बस मैं जो ये काम नहीं कर रहा हूँ, मैंने हालात के तहत छोड़ दिया है इसको, तो क्या ये मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर रहा हूँ? ये तो प्राइम मिनिस्टर को पूछना चाहिए उस गवर्नर स्टेट बैंक से कि भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है इस मुल्क के एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी लाना, बैलेंस ऑफ पेमेंट की तरफ देखना। तो तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मैं डॉक्टर साहब आता हूं जी। अब सलमान शाह साहब, सवाल ये है कि क्या हमें इसके असरात का अंदाज़ा है जो हम रुपए के साथ हशर कर रहे हैं, कि ये तो एक ऐसी दो धारी तलवार है जो महंगाई की सूरत में भी वो चिरके लगा रही है, और जो आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट पे भी आपको ज़ख्म दे रही है, और जो फिर आपका तीसरा सबसे बड़ा जो सिलसिला है वो ये है कि महंगाई जो है उसका सबब बन के आवाम के अंदर एक हैजान की कैफियत पैदा हो रही है। नहीं, ये सारा कुछ जैसे डॉक्टर इशफाक ने कहा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर जो प्रेशर है वो उसकी वजह से हो रहा है। सो आई थिंक इसमें सबसे पहली जो बात हमने कर दी है कि एक तो ये है कि अपने रिजर्व्स को प्रिजर्व किया जाए और बढ़ाया जाए, और कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शंस बड़ी तेज़ी से करनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी जो एनर्जी सेक्टर है इसका तौक जो है इसको हमने अपने गले से उतारना है, और ये जो IPPs के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं अब इनको ज़ोरदार तरीके से इनसे कंसेशंस लेनी पड़ेंगी, ताकि एक तो वो बिजली सस्ती हो और डॉलर्स में हम इनकी पेमेंट्स को ख़त्म करें। उसके साथ साथ हमें सोलर एनर्जी की व्हीलिंग की जो पॉलिसी है, जो इस वक्त पावर इंडस्ट्री नहीं होने दे रही, उसको इमीडिएटली करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इस वक्त सोलर पावर है जो हमारी जो फॉसिल फ्यूल की पावर से उसकी एनर्जी प्राइस से भी कम पे है सोलर पावर। लेकिन इन्होंने हमें रोका हुआ है कि जी आप सोलर पावर नहीं ला सकते। अगर हम सोलर पावर चाहते हैं तो इमीडिएटली आप 6-7 महीने में आपका जो एनर्जी बिल है उसमें आप कम से कम 20 से 25% कमी कर सकते हैं, और उस तरीके से आप अपनी सस्टेनेबिलिटी भी कर सकते हैं, और रुपये की जो वैल्यू है वो भी बढ़ सकती है। डॉक्टर साहब, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर मेरा आपसे एक सवाल है, मैं वापस आता हूँ और फिर यहीं से शुरू करते हैं। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, आप ब्रेक पर जाने से पहले सोलर एनर्जी की बात कर रहे थे। ठीक है, आप शिफ्ट कीजिए, लेकिन उसके नतीजे में जो इम्पैक्ट आएगा, जो आपके रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो वायबल रह जाएंगे? नहीं, देखें, जो रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं फॉसिल फ्यूल पे वो रात को बिजली देंगे, उनको हम सुबह के टाइम नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सुबह के टाइम आपकी सोलर बड़े अच्छे तरीके से देती है, और सोलर की जो कीमत है फॉसिल फ्यूल की जो रनिंग कॉस्ट से भी कम है। तो इसका मतलब है कि फॉसिल फ्यूल को आप जितना कम करेंगे इस्तेमाल, और जितना सोलर बीच में ऐड कर सकते हैं जो टेक्निकली पॉसिबल है, उससे करने से आपको आवर्स जो हैं रात के उस वक्त आपका फॉसिल फ्यूल पे होगा, ड्यूरिंग द डे तमाम दिन जिस वक्त सोलर बनता है उस वक्त आपका सोलर पे होगा। उससे कम से कम 20% आपकी एनर्जी इंपोर्ट्स जो हैं वो कम होंगी। उसके साथ साथ, और ये जो है सोलर, ये तकरीबन 7-8 महीने में ऑनलाइन आ जाता है, और ये प्राइवेट सेक्टर बड़े आराम से कर सकता है। इसको सिर्फ आपने उनको राइट्स देने हैं। मैं डॉक्टर साहब आता हूँ अब इसमें। डॉक्टर इशफाक साहब, ये फरमाइएगा, ये जो खड़मास मचा हुआ है
ज़ाहिर है आप गवर्नर स्टेट बैंक की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ गवर्नर स्टेट बैंक का मसला ही नहीं है। मतलब हर तरफ से जो एक मैनेजमेंट होनी चाहिए थी वो दिखाई नहीं देती है, और ज़ाहिर है उसके जो असरात हैं वो बड़े मनफी मुरतब हो रहे हैं, और हुकूमत जो है उसके जो जवाब पेश करती है वो मेरा मतलब है ज़ख्मों पे नमक छिड़कने के मुतरादिफ है आम आदमी के लिए तो, या उन लोगों के लिए कि जो एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में आते हैं। आपको दिखाई देता है कि ये इस वक्त पाकिस्तान की जो इक्तिसादी सूरत हाल है ये सही तरीके से मैनेज हो रही है? देखिए, अभी हम इतनी देर तक जो है सलमान शाह और मैं चैलेंजेस पे ही डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा चैलेंजेस इस वक्त का सामना है, और खासकर बैलेंस पेमेंट की तरफ हमें तवज्जो देने की जरूरत है। बड़ा सीरियस चैलेंज है, लेकिन इसको जैसे एड्रेस किया जा रहा है इससे ज्यादा नॉन सीरियस एटीट्यूड हो ही नहीं सकता। देखिए, इस वक्त क्या करना चाहिए, जैसे सलमान शाह साहब ने कहा कि हमें डॉलर बचाना है, तो डॉलर बचाने का मतलब है एक डॉलर सेव इज डॉलर अर्न। तो आप अपने इंपोर्ट की तरफ तवज्जो दें। तो अभी हुकूमत ने बहुत सारे इकदाम किए इंपोर्ट को कर्व करने के लिए। आप हैरान होंगे कि हमने 524 आइटम पे, नोट कर ले, 524 आइटम पे हमने 100% जो है वो कैश मार्जिन लगाया, जिसकी जो मालियत है 524 आइटम की वो सिर्फ $1.4 बिलियन है। ये मजाक नहीं है कि भी अगर $60 बिलियन का इंपोर्ट नहीं होगा इन तमाम इकदाम से वो 59 हो जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 59 एंड 60? तो ये जिसने भी आप सोचे कि उसमें ऐसे ऐसे आइटम है जो पिछले 3-4 साल से कभी कोई आइटम इंपोर्ट भी नहीं हुआ है, उसमें 100% लगाया है। अब डॉक्टर साहब, मैं आपसे, डॉक्टर इशफाक साहब आपसे शुरू कर रहा हूँ ये सवाल लेके। गुजारिश अब ये है कि आटा भी, वो गंदम भी इंपोर्ट करनी है, चीनी भी इंपोर्ट करनी है, गैस भी इंपोर्ट करनी है, पेट्रोल भी इंपोर्ट करना है, और ये जो अब फूड सिक्योरिटी का मसला है, फिर रुपया जो है वो भी गिर रहा है। तो ये जो एक दो धारी तलवार है, ये जो अवाम के सरों के ऊपर बरस रही है, आपको क्या दिखाई देता है? ये मजीद हैजान पैदा होने जा रहा है? देखिए, यही तो गवर्नेंस जो है ना, इकोनॉमिक गवर्नेंस, जिस तरीके से हम मुल्क की इकोनॉमी को चला रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि ये तरीका है। इतने चैलेंजेस को सामने रखते हुए इस तरीके से मुल्क की इकोनॉमी को चलाएं। आप देखें कि इस मुल्क में आज से चंद साल पहले हम कोई 13 से 14 मिलियन बेल्स कॉटन इंपोर्ट प्रोड्यूस करते थे, और हमारी जरूरत के मुताबिक 1 से 1.5 मिलियन बेल्स जो है हम इंपोर्ट करते थे। आज वो कॉटन की पैदावार 7 मिलियन बेल्स के करीब आ गई है, और अब हम जो है 7-8 मिलियन बेल्स जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। आपने देखा कि इस पूरे पीरियड में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई एक मीटिंग की है उस स्टेक होल्डर को बुलाकर कि व्हाट वाज रॉन्ग विद कॉटन क्रॉप। मैं डॉक्टर साहब, मेरे पास टाइम थोड़ा रह गया है। सलमान शाह साहब, आपका इस पे टेक क्या है? मतलब ये तो एक ऐसी सूरत हाल है कि दलदल में ही दंसोगे। नहीं, एक बात बड़ी आप भूल जाते हैं कि इस साल आपकी रेमिटेंसेस तकरीबन 5 ट्रिलियन रुपीस की रेमिटेंसेस गई हैं, जो आपके लो इनकम फैमिली ग्रुप्स पे गई हैं, और वो ज़्यादातर अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज़ में हैं। तो वहाँ पे तो उनको बहुत ज़्यादा इंजेक्शन मिली है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिमांड है इन सारी चीज़ों की। और दूसरी तरफ रूरल इकॉनमी में देखें तो फार्मर को भी बड़ी अच्छी कीमतें मिली हैं, और उधर भी बहुत बड़ी ट्रांसफ़र हुई है। ओवरऑल जो लोग फार्मर्स नहीं हैं, या जो जिनके बाहर नहीं है कोई ओवरसीज, उन लोगों पे सबसे ज़्यादा बोझ पड़ा है, और उनको जाहिर है कि तो शाह साहब फिर ये काम होना चाहिए कि हर घर से एक बंदे को बाहर भिजवा दें। ये तो अल्टीमेटली हो ही गया। तकरीबन 60% हमारी जो फैमिलीज हैं उनके कोई ना कोई बंदा बाहर गया हुआ है। सो ये हमारा लिए एक क्वेश्चन है, लेकिन आई थिंक कि अल्टीमेटली ये जो शॉक है, एक्सटर्नल शॉक, ये मेरे ख्याल में कम से कम 3-4 महीने चलेगा।
क्योंकि अमेरिका में जो शेल ऑयल इंडस्ट्री है, जब 50 रुपए पे तेल आता है तो वो बंद हो जाती है। 50 के बाद वो फिर उसको 3-4 माह लगते हैं वापस आने में, तो 50 से ऊपर उस शेल ऑयल बड़ा प्रॉफिटेबल हो जाता है। तो मेरे ख्याल में सप्लाईज बढ़ेंगी और ये जो इस वक्त $50 पे तेल पहुंचा हुआ है, ये आहिस्ता आहिस्ता कोई 60-70 पे आएगा, तो उससे भी हमें ज़रा रिलीफ मिलेगा। डॉक्टर साहब, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर इशफाक साहब। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरा की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।